पे उनको नौकरियों में। एक और बात करके खत्म करूं, मुझे याद आ गई बात। देखिए ओबीसी में पहले क्या था, 27% आरक्षण था, लेकिन जो उसका जो सीमा होती थी कि ओबीसी का कितना मार्क आया, तो मार्क्स से अगर एक लेवल था उससे ज्यादा मार्क्स आते थे तो उसको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाता था। मोदी जी की सरकार ने ये किया कि वो कैटेगरी में शिफ्ट होने वाली परिपाटी खत्म कर दी। बोले आप जिस कैटेगरी में हो उसी कैटेगरी में रहोगे। आप अगर ओबीसी में अगर आपने भरा है, नंबर ज्यादा आ गए, तो आप जनरल कैटेगरी में नहीं जाओगे। उसका नतीजा यह हुआ बिहार में, बीपीएससी में, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, कि जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स जो है वो ओबीसी के हो गए। और अच्छे मार्क्स ला करके, चूंकि 27% को ओबीसी आएगा, जनरल के लिए तो 50% हो जाता है, तो वो लड़के छट गए जो ज्यादा नंबर लाए ओबीसी के, और वो लड़के सेलेक्ट हो गए जो अपर कास्ट के कम नंबर भी लाए थे। तो ये सारी चीजें जो है ये राजनीति है, और राजनीति बड़ी भयानक है, और राजनीति जो भयानक है वो अपने तरीके से काम करती है। अब इसमें कैसे बेहतर होगा ये हमको ढूंढना पड़ेगा। जी भाई जी, कुछ बिंदु आपने उठाए हैं और वो भी महत्वपूर्ण है। मैं अनिल जी आपके पास आता हूं। दुनिया में बहुत सारे देशों में एफर्मेटिव एक्शन की भी बात होती है, सिर्फ भारत की बात नहीं है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। ऑस्ट्रेलिया में खास तौर से जो एबॉरिजिनल्स हैं, जो वहाँ के जो ओरिजिनल उनके वासी हैं, जो अच्छा हजारों सालों से हैं और जिनका लैंड पूरा इन्होंने हथिया लिया था, तो अब उनकी सरकार भी कहती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको ऊपर लाना है और कैसे भी करके इनको समाज में उनका वो स्थान दिलाना है, क्योंकि ये यहाँ के मूल निवासी हैं। हम तो माइग्रेंट हैं, उनके प्रधानमंत्री कहते हैं हम तो माइग्रेंट हैं, लेकिन मूल निवासी तो ये है कि इनके प्रति हमारा फर्ज है। तो वहां पे उसके अफर्मेटिव एक्शन होता है, अमेरिका में भी होता है, कई और देशों में भी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। भारत में भी सेक्रेटरी लेवल पे बात आती तो अक्सर ये कहा जाता है कि सेक्रेटरी लेवल पे कोई सेक्रेटरी आपको पिछड़े वर्ग का नहीं मिलता है। ये अक्सर अखबारों में लिखा आता है, बातचीत इस किस्म की होती है। कर्नाटक में जाओ तो वहां पर जो 4% जो मुस्लिम्स का कोटा था वो अमित शाह और बुमाई साहब ने मिलकर हटा दिया, क्योंकि इलेक्शन जीतना है तो 4% क्यों मिले। लेकिन उसका मेन फायदा उनको नौकरी में नहीं, बल्कि जो बच्चे शिक्षा संस्थानों में जाते थे, मुसलमानों के बच्चे होते थे, उनको वहां फायदा मिलता था। तो हर जगह पे कंट्रोवर्सीज तो हैं, लेकिन अभी अगर ये मोदी जी ने एक तो जनगणना ही नहीं कराई, ये शायद आई थिंक इट इज अ मेरी नजर में इट्स द बिगेस्ट क्राइम एंड द ब्लंडर ऑफ लास्ट 200 ईयर्स। मेरी नजर में ये लगता है कि इससे बड़ा कोई ब्लंडर हो नहीं सकता, इससे बड़ी कोई बड़ा क्राइम हो नहीं सकता जो डेलिब्रेट है, जहां पे जनगणना नहीं कराई गई है भारत के अंदर। क्योंकि जनगणना से डेटा मिलते हैं और मोदी सरकार को डेटा से नफरत है, ये बात सबको ही पता है। और इस डेटा से भी भारतीय जनता पार्टी को परहेज क्यों है? अल्टीमेटली वो क्यों नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो जाए? एक बार को पता तो लग जाए ना 1931 में हम कहाँ थे, और फिर 2011 की तो खैर आए नहीं वो तो, लेकिन अब कम से कम कुछ हो जाए, एक आईना तो सामने आए कि हम कहाँ खड़े हैं अल्टीमेटली। अनिल जी। दिनेश जी, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जाति जनगणना एक उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जो हमारे देश में जितने भी अब अच्छा जाति जो है ये सिर्फ एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फेनोमेना है। फ्रांस में सब फ्रेंच पैदा होते हैं, इंग्लैंड में सब इंग्लिश होते हैं, जर्मनी में सब जर्मन है, चाइना में चाइनीज है, जापान में जापानी है सारे। यहाँ हमारे देश में कोई ब्राह्मण पैदा हो रहा है, कोई क्षत्रिय पैदा हो रहा है, कोई अछूत पैदा हो रहा है। दुनिया में किसी देश में ऐसा नहीं होता। और ये जो जाति व्यवस्था पिछले 4-5 हजार से चली है इस देश में, उस व्यवस्था ने मतलब अगर कोई सबसे बड़ा रोग है हमारे देश का, कैंसर कह लो, एड्स कह लो, उसको कोड़ कह लो, तो वो इस देश की जाति व्यवस्था है। इस देश का सत्यानाश अगर किसी ने किया है तो वो जाति व्यवस्था ने किया हमारे देश में। क्या सत्यानाश हुआ? छोटे छोटे उदाहरण, आप महाभारत की कथा उठा लो। एक अंधा जो है वो सम्राट बनेगा, एक पीलिया से ग्रसित है वो भी सम्राट बन सकता है, और विदुर जो है वो जो सबसे बुद्धिमान है वो नहीं बन सकता। कर्ण जो है वो सबसे बड़ा योद्धा है लेकिन उसको नहीं मान सम्मान मिलेगा। एकलव्य जो है वो सबसे बड़ा धनुर्धर है लेकिन उसका अंगूठा काट लिया जाएगा क्योंकि वो क्षत्रिय जाति से नहीं आता। तो ये जो जाति व्यवस्था हमारे देश में चली, उसका विरोध हुआ, महात्मा बुद्ध ने किया उसका विरोध। बाबा नानक, संत कबीर, संत राईदास, महात्मा फूले, बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर रोहिया,
कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद, जिनका नाम अभी धनंजय जी ने लिया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जो कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धनदर और राजपाट में। और उसके बाद बीपी मंडल, शरद यादव, तमाम नेता हुए। तो अगर इस देश को महान बनाना है तो जितने भी इस देश के चिंतक हुए हैं, संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, वो सब ये कहते हैं कि जाति विहीन समाज बनाएंगे तो भी ये देश महान बनेगा। और बाबा साहब अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात की। उन्होंने एक भाषण देना था, वो नहीं हुआ, तो उन्होंने वो पुस्तक के रूप में बना दिया, जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये एक, इसको सिर्फ पॉलिटिक्स के चश्मे से देखें, ये गलत है, एक बहुत बड़ी चीज है। 1932 में जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो अंग्रेज जो है, अंग्रेजों को तो कुछ वो था नहीं, वो तो जाति व्यवस्था को सपोर्ट कर देते थे, भाई अलग अलग हो जाओ। तो अछूतों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की बात हुई और इस देश के मुस्लिम को भी अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की बात करी, उन्होंने कर दी, उन्होंने फैसला कर दिया। अब महात्मा गांधी बहुत दूरदृष्टि रखते थे, वो समझते थे कि अगर इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया तो ये समझो कि पृथक राष्ट्र भी बनेगा फिर। और वो हुआ, बाद में मुस्लिम्स का अलग राष्ट्र बना। तो उन्होंने अनशन कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर इस चीज को नहीं मान रहे थे शुरू में, लेकिन उनके ऊपर एक नैतिक दबाव बनाया और फिर पूना पैक्ट हुआ। उसमें ये हुआ कि आपको आरक्षण मिलेगा। और ये आरक्षण का जो रोना रोते हैं लोग, उनको लगता है कि पता नहीं सब कुछ लूट के ले गए दलित और ओबीसी। ओबीसी में तो पहली बात ये है कि क्रीमी लेयर लागू है, तो ओबीसी में जो थोड़ा बहुत भी चपरासी भी है ना, वो भी क्रीमी लेयर में आ जाता है। दूसरी जो बात है, जो 1% नौकरियां हैं जो सरकारी क्षेत्र में है, 99% तो अब धनंजय जी हैं, अपना आलोक जी हैं, ये तो अपना निजी काम कर रहे हैं या निजी नौकरी करते हैं निजी क्षेत्र की। 1% सरकारी नौकरी है इस देश में जो लोग करते हैं। उस 1% में 50% आरक्षण है, यानी आधा % नौकरियों का आरक्षण है इस देश में। और उस पर इतनी हाय तोबा मची रहती है। अब 60% 0.6% कह लीजिए। अच्छा, और फिर कोई धन दौलत में, जमीन जायदाद में तो कोई आरक्षण नहीं है, सिर्फ नौकरियों में ही है ना। और इस समय दिक्कत ये है कि नौकरियां, सर इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, जी बहुत बड़ा आरक्षण शिक्षण व्यवस्थाओं में है, स्कूलों कॉलेजेस के अंदर है सर। वो करोड़ों में आती है, वो सिर्फ 1% में नहीं आती है। जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर जो दाखिले हैं वो करोड़ों में है सर हर साल के। जी दिनेश जी, ये बताइए कि जो प्राइवेट है, मान लीजिए एमडी का एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2 करोड़ रुपए में हो रहा है, कितने ओबीसी और दलित हैं जो वो वहां पे एडमिशन ले रहे हैं। जो निजीकरण हो गया शिक्षा का, तो खत्म कर दिया। अब जितने भी पीएसयू थे उनका निजीकरण कर दिया गया, आरक्षण खत्म हो गया। कहां रहा आरक्षण? तो आरक्षण नाम की चीज है नहीं, लेकिन हुआ ये सिर्फ यही है कि शासन और प्रशासन में थोड़ा बहुत भागीदारी मिले। इस देश के जो 3000 ओबीसी जातियां हैं, 2000 से ज्यादा दलित जातियां, उनको थोड़ा बहुत भागीदारी मिल जाए, ये वो चीज है। इससे कोई बहुत ज्यादा आमूलचूल कोई परिवर्तन हो जाएगा पिछड़ों में या दलितों में? नहीं। 140 करोड़ में से 120 करोड़ की आबादी है दलितों और पिछड़ों की, कितनी नौकरियां दे दोगे आप? नहीं दे सकते। तो लेकिन एक ये सिद्धांत की बात है और देश को एकीकरण की बात है, देश को मजबूत बनाने की बात है। और जो हाशिए में जो सामाजिक, जो सबसे गंदी व्यवस्था इस देश में चली हमारे देश में, उस व्यवस्था में जो पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों, हजारों सालों तक जो वंचना का शिकार रहे, जिनको धन और दौलत रखने का अधिकार नहीं था, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, मैंने अभी एकलव्य का आपको उदाहरण दिया, उनको अगर आप थोड़ा बहुत अवसर दे करके आगे लाने का, जिसको कहते हैं कि मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं, तो देश मजबूत होता है।
कोई भी अगर भवन है, मान लीजिए देश को एक भवन के रूप में देखते हैं, उस भवन में 80 खंभे जो है वो तो आपने बिल्कुल मिट्टी के बना दिए, और 20 खंभे जो है मजबूत है, तो देश कभी मजबूत हो ही नहीं सकता। तो एक एक भारत का जो एक एक व्यक्ति है उसका सर्वांगीण विकास हो, उसको फलने फूलने का पूरा मौका मिले, उसका जो पोटेंशियल है वो निकल करके बाहर आए, और तभी तो ये देश मजबूत होगा ना जी। आप देखिए इस देश में 2,000 घोड़ों पे बैठ करके आ जाता था, वो इस देश के करोड़ों लोगों के ऊपर वो कर लेता था राज। और वही लोग जो बाहर से 2,000 घोड़ों पे आए हुए लोगों के आगे दंडवत हो जाते थे, लमलेट हो जाते थे। अपने गांव में कोई कमजोर दलित होता था, कोई पिछड़ा होता था, कोई गरीब होता था, उसको दे के थप्पड़ मारते थे, उसके आगे वही बहुत बहादुर है। जितना जुल्म हमारी जाति व्यवस्था में आज भी हो रहा है, जो दलित की बहन बेटियों के साथ, दलितों के साथ कोई आज भी, जब संविधान लागू हो गया, ऐसे ऐसा है कि गांव में आप मूछ नहीं रख सकते, आप शादी में जा रहे हैं तो घोड़े में बैठ करके नहीं जा सकते, बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो मेरा कहने का मतलब एक तो इस न्याय की बात है, इंसाफ की बात है, दूसरा यह है कि जो हमारा संविधान है ये उसकी बात है, जो 15(4), 16(4), 340 जो धाराएं हैं संविधान की, उसमें सामाजिक न्याय की बात लिखी है, उसकी बात है। जो अछूत जातियां थी उनकी पहचान हो गई एकदम, तो उनको SC ST को आरक्षण जैसे मिल गया। लेकिन ये बात हुई कि जो दूसरे शूद्र हैं, जो अछूत नहीं है, उनकी पहचान के लिए जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी जनगणना होनी चाहिए। और इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा दोष है। एक काका कालेलकर कमीशन बना, उसकी सिफारिशें आई, तब तो नेहरू जी थे इस देश में, उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया। 1951 में 61 में जो जनगणना होनी चाहिए थी, जातीय जनगणना, वो नेहरू जी ने नहीं की। 1980 में जब इंदिरा गांधी आई, प्रधानमंत्री बनी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, वो भी दबा के बैठ गई। और 1990 में जब ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ तो राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में उसका विरोध कर दिया। ये उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई। अब उसके बाद अर्जुन सिंह जी ने समझा इस बात को, और जो आपने शिक्षा में आरक्षण की बात की वो कांग्रेस ने दिया, और राहुल गांधी को अब पूरी तरह से समझ में आ गई है बात कि इस देश में अगर आपको राजनीतिक रूप से आगे चलना है, क्योंकि 2009 में 25% ओबीसी का वोट मिला था कांग्रेस को, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी सामने आए 2014 में और 2019 में, कांग्रेस का ओबीसी में वोट 25% से घट के 15% रह गया, 10% का गिरावट आई। तो अब कांग्रेस को समझ में आ रही है कि जब तक आप इंसाफ की बात नहीं, और ये जो है ना, ये एक्लिस हील है। बीजेपी बात तो करती है ओबीसी की, और कहीं सिंबॉलिक उनको कर भी देते हुए, आपका मैंने प्रधानमंत्री बना दिया, शिवराज चौहान जी बना दिए, कभी कल्याण सिंह जी बना दिए, ठीक है, लेकिन वो दिल से नहीं चाहते। वो दिल से जो है विषमता मूलक समाज को और इस ऊंच नीच को, इस जातिवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। तो रणनीतिक तौर पे उनकी इस कमजोरी का अगर फायदा उठाना चाहिए तो ये कांग्रेस को उठाना चाहिए, और तमाम जो विपक्षी दल है, क्योंकि ओबीसी को वोट तो बीजेपी ने लिया है, लेकिन जब देने की बात आई, जैसे 89 सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ओबीसी का सेक्रेटरी नहीं है। पीएमओ में 50 से ज्यादा बड़े अधिकारी हैं, नहीं है। आप उत्तर प्रदेश का उठा लीजिए, कितने डीएम ओबीसी के बनाए हैं, कितने थानेदार ओबीसी के बनाए हैं, कितने प्रोफेसर, कितने वाइस चांसलर बनाए हैं। तो जब ओबीसी को ये रियलाइजेशन होगा जातीय जनगणना से कि उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है, कितनी भागीदारी आपको मिली है, तो वो रियलाइजेशन होगा। अभी आपने देखा 2020 में राम मंदिर ट्रस्ट बना, और उसमें 9 लोग मनोनीत हुए, एक उसमें दलित समाज से आता था और 8 एक ही जाति के थे जी। तो उस समय के बड़े नेता कल्याण सिंह जी, अब वो स्वर्गवासी हैं, उमा भारती, इन्होंने प्रेस में आकर के विरोध किया, क्योंकि क्या मतलब है, ओबीसी क्या राम भक्त नहीं है। तो जो हरावल दस्ता था हिंदुत्व का, जिसको कहते हैं, जो वैन गार्ड ऑफ हिंदुत्व है, जो ओबीसी है, सबसे ज्यादा लड़ाई ओबीसी लड़ता है जब हिंदुत्व की बात आती है। लेकिन जब मलाई मिलने की बात आती है, कुछ मिलने की बात आती है, तो जैसे मैं एक
आखिरी बात कह के मैं खत्म कर रहा हूँ, अपनी बात लंबी हो जाएगी। मैं अभी एक कोई सम्मेलन अटेंड कर रहा था, उसमें कहा था कि ओबीसी समाज को कुछ ऐसे रखा जाता है जैसे बारात में बैंड बाजे वाले होते हैं। तो जब बारात जा रही है तो बैंड बाजे वाले अपना बिल्कुल चमकते हुए बाजे लेकर के बढ़िया सी ड्रेस पहन करके बाजा बजा रहे हैं और सब उनके आगे नाच रहे हैं। लेकिन जैसे ही दुल्हन के दरवाजे पे पहुंचे तो उनको कहा भाई आप बाहर रहोगे, दावत खाने हम जा रहे हैं। तो ओबीसी समाज को इस तरह से बीजेपी ने रख रखा है और इसको एक्सपोज करना चाहिए। जी।